अच्छा जी यार, तो हम लोग पढ़ रहे हैं AFS आफ्टर मिड टर्म. सो वी आर गोइंग टू लर्न डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटलाइजेशन. कैपिटलाइजेशन इज एक्चुअली एक्वायरिंग न्यू एसेट्स. सही, कैपिटलाइजेशन का सिर्फ ये मतलब होता है और कुछ मतलब नहीं होता. सही, कैपिटलाइजेशन ये इसको आप पढ़ लीजिएगा और बाकी आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. कैपिटलाइजेशन के लिए ना ये इंपॉर्टेंट है लाइफ कि लाइफ कितनी है एसेट की और उसकी सिग्निफिकेंस क्या इंपॉर्टेंट कितनी है फर्म के लिए. और क्या टेबल एंड शुड बी कैपिटलाइज्ड फॉर IOBM? इट शुड बी बिकॉज इट्स सिग्निफिकेंट, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ते हैं इस पर, बट दूसरे फर्म्स के लिए शायद इतनी ज़रूरी नहीं हो. सही है. अब एक और बात है, नोट करें ये जो चीज़ है ना यहाँ पे भी लिखी हुई है. नोट दैट वी आर डिफरिंग अवर एक्सपेंसेस. मतलब आप ये समझे कि 1 मिलियन की कॉस्ट है ऑफ मशीनरी और 4 साल की उसकी यूज़फुल लाइफ है. तो 1/4 करेंगे, 1 million/4, तो 250,000 आएगा आंसर. और वो सो वी टेक दैट 250,000 ईच ईयर फॉर 4 years. वो 250,000 4 साल के लिए इनकम स्टेटमेंट में आता है. इस तरह हम एक्सपेंस को डिफर करते हैं कि 250,000 4 साल में इनकम स्टेटमेंट में आता है. ऑल तो बस सर ना डेप्रिसिएशन पे आगे कि वेट एयर पार्शली ट्रू है, बट डेप्रिसिएशन का जो असल कॉन्सेप्ट है इट्स अ मैकेनिज्म टू मैच बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ एसेट. अब डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ. सही है, अपॉन यूज़फुल लाइफ. लेकिन सर ने कहा इसको अनलर्न करो भाई. इसका रीज़न क्या है? वाई क्वेश्चन मार्क. इसका रीज़न ये है क्योंकि इन दिस कॉस्ट ये इंक्लूडेड नहीं है जो हमें इंक्लूड करना चाहिए. वी शुड ऑल्सो इंक्लूड ऑल कॉस्ट अंटिल एसेट रीचेज. जब तक एसेट हमारे तक पहुंच नहीं जाता वो कॉस्ट भी इंक्लूड करनी चाहिए. क्या ट्रेनिंग कॉस्ट भी ऐड करनी चाहिए? शुड बी ऑल्सो ऐड ट्रेनिंग कॉस्ट इन दिस? सर ने कहा कि नो, बिकॉज कि लिटरेचर कहता है कि आप जो एम्प्लॉयज़ हायर करते हो, द एम्प्लॉयज़ दैट यू हायर वो ऑलरेडी शुड बी गुड इनफ टू ऑपरेट न्यू मशीन. यू ऑलरेडी पढ़े लिखे होने चाहिए. ट्रेनिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हटा देते हैं. उसके बाद है कि भाई क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा कॉस्ट में? यस, इंटरेस्ट रेट विल बी चार्ज ऑन कॉस्ट इफ़ यू यूज डेट फाइनेंसिंग. ओके, बट ओनली इंटरेस्ट ऑफ द ईयर. बस ओनली इंटरेस्ट उस साल का इंटरेस्ट इस्तेमाल होगा जब तक एसेट कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाता. फॉर एग्जाम्पल, अब सर ने एक सवाल करा है 500 मिलियन एक कॉस्ट ऑफ एसेट है. हमने 250 मिलियन को उसको फाइनेंस करने के लिए लिया है 5 साल के लिए 16% पे, और 100 मिलियन आपके पास एक सरप्लस में अमाउंट रहती है जिस पे आप 12% कमाओगे, और कंस्ट्रक्शन पीरियड 2 साल का है. तो क्या हुआ सॉल्यूशन? ये जो डेट है 250 मिलियन 16% और 2 साल का कंस्ट्रक्शन पीरियड है. अगर आप देखें 2 साल का कंस्ट्रक्शन पीरियड है तो 2 साल कंस्ट्रक्शन में 80 आपकी कॉस्ट आ रही है. और आपके पास अगर देखें 100 मिलियन है और उस पर हमने 12% का इंटरेस्ट 12% हम कमाएंगे. तो 100 मिलियन मल्टीप्लाई 12, तो हम लोग 12 इतने पैसे कमाएंगे. ये हमारी कॉस्ट है, इतने हम पैसे कमाएंगे. तो 80 - 12 ये हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है. ये हमारे इतने हम पैसे वापस कमाएंगे. तो 80 - 12 ये हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट आ जाएगी जो हम डेप्रिसिएशन के इस फार्मूला में हमें यूज़ करनी चाहिए. सही है, अभी सवाल समझे? अब देखिए डेट इवन तो 5 years का था, हमने 2 साल यूज़ किया. तो 2 साल, क्योंकि 2 साल कंस्ट्रक्शन पीरियड था, क्योंकि सर ने कहा कि ये अजम्पशन है कि इंटरेस्ट रेट ऑफ द ईयर अंटिल द एसेट इज़ कंस्ट्रक्शन, बट ओनली द इंटरेस्ट ऑफ द ईयर अंटिल द एसेट इज़ कंस्ट्रक्टेड. सही है, ये भी सर ने यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे किया ना, सर ने बोर्ड पे यही करवाया था. अच्छा, अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है? पहले हम कैपिटलाइजेशन पढ़ रहे थे ना. कैपिटलाइजेशन का यहाँ पे हमने कैपिटलाइजेशन के लिए पढ़ा लाइफ एंड सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है. फिर हमने डेप्रिसिएशन के ये चीज़ें समझी, कॉस्ट क्या क्या होनी चाहिए. अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है. लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, उसकी सैलरी वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, बट ये ना एक अकाउंटेंट की जॉब नहीं होती, बट प्रोडक्शन और परचेजर जो होता है, जो डिपार्टमेंट होता है, उसकी जॉब होती है सैलरी वैल्यू निकालना. हमारी जॉब नहीं होती एज एन अकाउंटेंट. और तीसरी जो चीज़ हमें डेप्रिसिएशन के लिए चाहिए, कंपनी पॉलिसी चाहिए. अब मिसाल बांधो, हम लोग एसेट लिया है मिडल ऑफ द ईयर, तो हम लोग कैसे डेप्रिसिएशन निकालेंगे? आंसर इसका ये कि ये हमारी जॉब नहीं है, हम लोग सिर्फ कंपनी की पॉलिसी देखेंगे, जो भी कंपनी की पॉलिसी होगी. फिर सर ने एक और सवाल करवाया, जैसे 600 मिलियन 5 year 600 मिलियन का एक एसेट है, 5 साल उसकी लाइफ है, और 20% उसकी सैलवेज वैल्यू है. 20% उसकी सैलवेज वैल्यू है, तो उसका मतलब है 120 मिलियन 120 मिलियन उसकी सैलवेज वैल्यू है. तो आप लोग ईयर 1 की अब कैलकुलेट क्या है? कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. तो ईयर 1 की डेप्रिसिएशन क्या है? 96. 600 - 120/5, कि 5 years की लाइफ थी, तो 96. ईयर 2 की 96. सही है. ईयर 3 में क्या हुआ कि यू गेट ए न्यू इन्फो दैट लाइफ, आपके पास नई इन्फॉर्मेशन आई कि लाइफ 6 years की है. तो लाइफ 6 years की हुई, तो आपने क्या किया कि ना
लाइफ अगर 6 ईयर्स की हुई जबकि नई इन्फॉर्मेशन आई, तो आप ये करोगे, जो अब ये जो बुक, ये जो 600 है ना, जिस ज़्यादा 600 है, उससे आप माइनस करोगे 96 को, पहले साल की डेप्रिसिएशन को, उससे आप माइनस करोगे दूसरे साल की डेप्रिसिएशन को, उससे आप सैलरीज वैल्यू निकालोगे एक -120, उसको आप अपॉन 4 करोगे। अपॉन 4 इसलिए करोगे क्योंकि दीज आर द रिमेनिंग ईयर्स, 3, 4, 5 एंड 6, दीज आर द रिमेनिंग ईयर्स। सही है, तो दिस इज हाउ यू गेट डेप्रिसिएशन 72। रिमेनिंग ईयर्स है ना, वो है क्योंकि सर ने आगे बताया था, मैं आगे बताऊंगा सर ने इसको फॉर्मूला कैसे चेंज किया था। तो सर ने कहा था कि अगर अब आपके ईयर 4 में इन्फॉर्मेशन आई है कि सैलवेज वैल्यू 10%, 20% थी, 10% हो गई, यहाँ पे 20% थी ना, तो सर ने कहा कि अब 10% हो गई, तो अब क्या होगा, 600 वो 600 कॉस्ट ऑफ एसेट, 96 ईयर 1 की, 96 ईयर 2 की, 72 ईयर 3 की, जो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट की। सही है, उसको अब अपॉन कर दो कि 3 से, जो रिमेनिंग ईयर्स रहते हैं आपके पास, ईयर 4, 5 और 6 रहते हैं, तो 3 साल, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ईयर 3 में एक सर ने कहा है कि लाइफ 6 ईयर्स हो गई, नई इन्फॉर्मेशन मिली है, और सैलरी वैल्यू 60 हो जाएगी क्योंकि 10% हो गई। 60 कैसे, 600 मिलियन का 10%, 60 आ गई, तो आपकी सैलरी ये डिप्रिसिएशन आएगी 92। ईयर 5 ईयर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो 92 ही रहेगी। सही है, तो इसका ये मतलब है कि सैलरी डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है ना फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड, वो ये है कि जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, जो कॉस्ट ऑफ एसेट होता है उसको उससे पिछले साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, उससे और भाई बुक वैल्यू आती है, बुक वैल्यू को माइनस करेंगे सैलवेज वैल्यू से, और अपॉन रिमेनिंग लाइफ, नॉट लाइफ बट रिमेनिंग लाइफ। सही है, अब हमने ये भी निकाला था कि कोहिनूर यूजेस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सर ने अभी तक नहीं करवाया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये कोहिनूर के हम लोग एनुअल रिपोर्ट में गए थे सर, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सही है, कि सर ने कहा था ये कंपनी की पॉलिसी होती है। सही है, उसके बाद सर ने समझाया कि भाई बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू भाई क्या होता है, बुक वैल्यू इज़ लिटरली जो आपने बैलेंस शीट में लिखा होता है, डेप्रिसिएशन एडजस्टेड होती है, राइट। और मार्केट क्या होती है, मार्केट वैल्यू वो होती है जो सप्लाई और डिमांड फोर्सेस उसको करती हैं, तो ये ओवर एस्टिमेटेड भी हो सकती है और अंडर एस्टिमेटेड भी हो सकती है। ज़्यादा भी, जैसे बिल्डिंग की कॉस्ट है, अगर चीज़ें बढ़ी हुई हैं तो ज़्यादा भी प्राइसेस हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। फेयर वैल्यू होती है कि उसकी एक्चुअल में उसकी वर्थ क्या है, एक्चुअल वर्थ क्या है। सही है, यूजुअली ना मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू सेम होती है। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है कि भाई अगर एसेट देखो लॉन्ग टर्म है और फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट करेगा, तो तो उसके प्रेजेंट वैल्यू निकालना ज़रूरी है ना। सही है, अभी तक है ना हमें कौन सा फाइनेंस में किया, तो सर ने कहा है कि अभी हम ना इसको ना अकाउंट्स में भी करेंगे, अभी तक से हमने फाइनेंस में किया है, तो अब न्यू इन अकाउंट्स अब हम करेंगे। सही है, बस ये आपका लेक्चर है और कुछ भी नहीं है इसमें।